अस्सलाम वालेकुम। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी आज एक मरतबा फिर उन्होंने कॉलम लिखा है और इमरान खान को माफ़ी मांगने का मशवरा दिया है। उन्होंने चंद फैक्ट्स बयान किए हैं, चंद पॉइंट्स बयान किए हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सी बात जो है वो एक मजबूत दलील है और कौन सी बात जो है वो एक फजूल बात है और ओवरऑल इस कॉलम का मकसद क्या है। अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अर्ज करूंगा, पाकिस्तान में बदतरीन जो सेंसरशिप है वो जारी है। न सिर्फ फैक्ट फोकस को बंद किया गया, फैक्ट फोकस के उर्दू पोर्टल हकाइक.com को पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया। मेरा यूट्यूब चैनल पूरे पाकिस्तान में बंद है। मैं वाहिद सहाफी हूं पाकिस्तान का जिसका जो यूट्यूब का चैनल है वो पाकिस्तान भर में ब्लॉक है। रिकमेंडेशन की वजह से बाद लोगों को वीडियो नजर आ जाती है तो वो समझते हैं कि चैनल ब्लॉक नहीं है, जबकि ज्यादा तादाद उन लोगों की होती है कि जब वो किसी का देखना चाहें प्रोग्राम उस दिन का तो वो सर्च में, यूट्यूब की सर्च में जाके अहमद नूरानी यूट्यूब चैनल या अहमद नूरानी चैनल लिखते हैं और फिर वो चैनल आता है, उस पर वो टच करते हैं और फिर वो लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो जो मेरे चैनल का लिंक आएगा वो नहीं खुलेगा। लोग गूगल में जाके अब तक लिखते हैं अहमद नूरानी यूट्यूब चैनल या यूट्यूब, तो वो वहां पे भी जो लिंक आएगा, जो चैनल का लिंक आएगा वो नहीं खुलेगा। आधे से ज्यादा तकरीबन 65% जो है वो रेशो में लोग जो है वो मेरा प्रोग्राम नहीं देख पाते। एक बदतरीन सेंसरशिप है। मैंने इसका मुकम्मल तौर पे मुकाबला करने का फैसला किया है। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी मैं एक्टिव हो रहा हूं। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, खुसूसन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मैंने कभी भी अपने चैनल के हवाले से नहीं कहा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि कहना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं कहने में, मेरी आदत नहीं है, मैं बार बार नहीं कह सकता। लेकिन आप लोग अगर मेरे साथ देना चाहते हैं सेंसरशिप का मुकाबला करने के हवाले से, तो खुसूसन जो लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं वो दोस्तों से कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि ये जो सेंसरशिप पाकिस्तान फौज की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से उनकी बहन हाजरा सुहेल के बारे में जो खबर की कि उनको एक मामूली मुलाजमा से उठाकर एक वफाकी इदारे का सरबराह बना दिया गया, मिलियन में तनख्वाह चली गई और जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मरात उनको दी गई और जिस तरह से उनकी फैमिली को नवाजा गया, उस खबर के बाद से ये पाबंदियों का सिलसिला जारी है। हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। आज के मौजूआत की तरफ आते हैं और बात शुरू करते हैं जनाब सुहेल वड़ाइच के कॉलम से। पहली बात तो यह है, जहन में रखिएगा कि कल का जो कॉलम था सुहेल वड़ाइच साहब का, अगरचे उन्होंने एक दो जज्बाती फिक्रे लिखे उसके अंदर, लेकिन बहरहाल बतौर सहाफी ये उनका राइट था। उन्होंने जो भी बात की आर्मी चीफ के साथ उसको अपने अंदाज में जो है पेश किया। तो ये बेसिकली एक इंटरव्यू था, कॉलम की सूरत में छपा। आज उन्होंने अपनी राय दी है एक खत की सूरत में। जो भी उनका लिखने का स्टाइल है, जो उनका इंटरव्यू था वो बातें थी जो आर्मी चीफ कह रहे हैं, तो उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब को बुरा भला नहीं कहा जा सकता था। आज उन्होंने अपनी राय लिखी है, मैं तो इसके ऊपर भी उनको बुरा भला नहीं कहूंगा, लेकिन माजी की कुछ बातें याद जरूर करवाऊंगा। ये उनकी राय, इनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है और इख्तलाफ हमेशा दलील के साथ अगर किया जाए तो उसका असर होता है, लोगों को बात समझ भी आती है। अगर आप दूसरे को गलत कहना चाह रहे हैं, दूसरे की दलील को गलत कहना चाह रहे हैं, तो अगर आप दलील से बात करके, मिसाल से बात करके, असूल का हवाला देके बात करेंगे तो लोगों को समझ भी आएगी कि वो बंदा गलत बात कर रहा है और क्यों गलत कर रहा है। आज का उनका क्रक्स है, उन्होंने माजी के वाकयात को बयान करके ये बात लिखी है कि इमरान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, सियासत में आना चाहिए और मामलात को आगे चलना चाहिए। मैं दो चार फिक्रे आपको उनके खुलासे के बताता हूं और फिर हम चंद फिक्रों को पढ़ते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब सुहेल वड़ाइच कहना क्या चाह रहे हैं। क्रक्स जो है पूरी बात का वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी भुट्टो साहब जो है वो भी बाहर आ सकते थे अगर वो चाहते तो, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो जज्बाती लोग थे उनका ये मौकफ था कि भुट्टो साहब ज्यादा मकबूल है, ज़ियाउल हक को कोई जानता नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मतलब जो माजी का उन्होंने हवाले दिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये कि अगर वो माफी मांग लेते, वो बाहर आ जाते तो वो बच जाते, किसी मुल्क दूसरे में चले जाते और एक वक्त ऐसा आना था कि अल्टीमेटली वो वापस आ सकते, जैसा कि बाद में उनकी बेटी वापस आई भी सही और लोगों ने, अवाम ने उनको कबूल भी किया। अगर मजहब का इस्तेमाल करके मुसलसल उनके ऊपर अटैक किया गया, खातून होने के हवाले से उनके ऊपर अटैक किया गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर। वो आगे चल के ये लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी वक्त के साथ साथ यही सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल कर इक़्तिदार बांट कर ही आगे चला जा सकता है, मफाहमत के साथ ही आगे चला जा सकता है। और फिर वो चले और इक़्तिदार में अपना हिस्सा ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अमली सियासत यही होती है कि आप हुकूमत में हो, तो अमली सियासत में पीपल्स पार्टी और नून लीग आज हुकूमत में है, तो आप जो भी कह लें तो कामयाबी इसी को कहते हैं और ये कामयाब हैं। ये उनकी दलील है।
आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, मगर उनकी दलील है, उनकी दलील को जरूर सुने। तो आपने भी अगर बाहर आना है, आप भी माफ़ी मांगे। और ये भी स्पेशल, पहले उन्होंने एक दफ़ा कह दिया था कल के उसमें कि माफ़ी मांग लें तो मामला सही हो जाएंगे, तो आज ये ऐड करवाया गया कि माफ़ी भी मांगें और अगले इलेक्शन तक खामोश रहें। ये बड़ी अहम बात है। तो इसी के ऊपर मैंने आगे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन ये सबसे अहम नुकता है इस बात के अंदर कि आप बाहर माफ़ी भी मांग लें, बाहर आ जाएं और फिर खामोश रहें। ये बात भी मानना पड़ेगा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्त के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी हो। तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि बाद में जो आगे आने वाली क़यादत थी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बिलावल साहब तो खैर नाप तोल के बोलते रहे जब से सियासत में आए। एक वक्त ऐसा था कि मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो खुलकर बात करती थी और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को उस वक्त भी गलत कहती थी जब वो ज़ेरे उताब नहीं भी थी। एक तो वो वक्त था जब मियाँ साहब के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हुआ और जो मरियम नवाज ने खुल के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू की, उस लम्हे तक जब तक उनके जो समधी हैं उनके ज़रिए जनरल फैज़ हमीद से रब्ता नहीं हुआ और मामला तय पाना शुरू नहीं हुए, उससे पहले तक वो जब एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद खुल के किया करती थी, ज़ेरे उताब आने से पहले भी वो बात किया करती थी। लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की इस यंग लीडरशिप ने ये सीखा, ये हकीकत है। शायद इसी तरह के असातिज़ा और इसी तरह के जो अहबाब उनके आसपास होंगे, सुहेल वड़ाई साहब जैसे, इनकी बातों से और माजी की मिसालों से और अमलियत पसंदी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए ये सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें और इनकी खुशनुदी हासिल करें और इनको खुश करें तो शायद इक़्तिदार में से कभी कोई हिस्सा मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात तो सुहेल वड़ाई साहब ने 100% दुरुस्त लिखी है। मैंने सिर्फ उसमें ऐड किया है कि सिर्फ माजी की बातें नहीं, अब भी जो नई लीडरशिप है वो भी ये फैसला कर चुकी है कि इनके साथ मिलकर चलना है। इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं सुहेल वड़ाई कि कोई आपकी असूली लड़ाई तो नहीं है फौज के साथ, आपकी भी एक बात के ऊपर जो है वो एक लड़ाई एक शिद्दत इख्तियार कर गई है, आप भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हामी हैं, या वो कहना चाह रहे हैं माजी में भी आप फौज के साथ ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा जो मजमून बनाया वो यही है कि अमलियत पसंदी का तकादा यही है कि आप माफ़ी मांगें और सियासत में वापस आएँ। मेरे इसके ऊपर क्या पॉइंट्स है, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की और पीटीआई के दोस्तों को बात समझ नहीं आती, लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये किसी के खिलाफ या हक नहीं है, ये वो बात जो है जो हमने सीखनी है, जो समझनी है। और वो बात क्या है कि अगर मामला जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब खुद लिख रहे हैं कि पूरी तारीख ये है कि आप अगर फौज के सामने डट जाते हैं तो आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। पूरी तारीख ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं किया जब तक वो डटे रहे, और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब उन्होंने अपने आप को झुका दिया एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के आगे, तो फिर उनको इक़्तिदार में से बंदर बांट में से हिस्सा मिला। ये बात तो वो लिख रहे हैं। तो इसमें पहला अगर हम दलील की बात करें, तो पहला नुक्ता ये आता है कि अगर एक मुल्क के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, निज़ाम तो ये है जी फौज है, फौज जो चाहेगी वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ऑलरेडी हैं तो तुसी 50 पॉलिटिकल पार्टियां करनियां ने, दो काफ़ी है ना। एक दलील की बात है, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं है, समझने की बात है, एक असूल की बात है कि निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो फौज के साथ मिलकर चले, मिलजुल कर आगे चले, बंदर बांट में से जो हिस्सा मिलता है वो ले, पूरी दुनिया में अपनी जायदादें साथे कंपनियां बनाए, ठीक है ना, और जर्नल भी बनाए। मतलब है कि होली होली खाई जाओ तो रोला भी नाल पाई जाओ वाली जो बात चलती है तो वो चलाई जाए। तो इसमें एक तीसरी पार्टी चाहते क्यों है सुहेल वड़ाई साहब और चंद बड़े सीनियर साफी? एक गल नहीं समझ आती कि एक तीसरी पार्टी ऐसी ही क्यों हो। एक बड़ा सादा सा एक तालब इल्माना इल्मी सवाल है कि जब आप एक तीसरी पार्टी को बार बार कह रहे होते हैं माफी मांग लो, माफी मांग लो, माफी मांग लो, इस तो अलावा जान नहीं जे छुटनी, तो आपका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किस असूल के तहत आप ये बात कर रहे होते हैं? आपकी दयानतदारी पे जिस तरह हमारी दयानतदारी पे या हुब्बुल वतनी पे शक होता है, हमें बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन अगर बात हो रही है दलील से तो ये दलील समझाएं तो सही ना। कि मैंने इमरान खान वाला फिक्रा पढ़ा कि आपने कहा कोई आपका असूली इख्तिलाफ तो नहीं है, आप भी जाती लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक ऐसे बंदे को जिसका
कोई असूल भी नहीं है, आप उसको सियासत में क्यों लेके आना चाहते हैं? वो खुद कहता है कि मैंने नहीं आना, आप खुद लिख रहे हैं उसके जितने फॉलोअर्स हैं उसको चुन चुन के मारना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो आए। वो बंदा जो खुद है वो भी नहीं चाहता, उसके फॉलोअर्स भी नहीं चाहते, तो अनु की मसला है कि वापस आवे। यूट्यूबर्स के बारे में आप कह रहे हैं कि जी वो अपने उन्होंने पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को, और वो लेके चल रहे हैं, और वही बयानिया इमरान खान। असल में हमारे यहाँ ये मतलब एक वैसे कमेंट है, मैं उनका हक बनता है वो जो भी लिखें, जो भी तहरीर करें, जो दिल। हमारे यहाँ एक ये चीज़ है कि मैं जो गल कर रहा ना, मैं कोई पॉलिटी और बड़ी अमली असूल पसंदी और इंसाफ पसंदी और मतलब बहुत ही ऊंचे उस पर फायज हूँ, और बाकी सारे करप्ट चोर हैं, पैसों की लालच में लगे हुए हैं। हाँ, इन्होंने को पता नहीं है, इन्होंने बैकग्राउंड का नहीं पता, इन्होंने तारीख का नहीं पता, आगे ने और बोली जा रहे हैं और पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। मेरे जैसे लोग तो जब कोई चीज़ होती है 5-10 दिन वीलॉग कर लिया और बाद में वक्त में मिला तो काम भी ना किया। यकीनन ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर उनका बयानिया चलाते हैं। उनका हक बनता है भाई, पॉलिटिकल कमेंटेटर पूरी दुनिया में होते हैं, वो अपनी बात करते हैं। आप अपनी बात करें ना, आप दूसरों के ऊपर अटैक करके आपको क्या मिलेगा? मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, बात है, और फिर बात दलील से हो, लोगों को समझ आए, तो लोग 1 मिनट में आपकी बात को अपना लेंगे कि हाँ भाई ये बंदा तो बात सही कर रहा है। ये बात तो जितनी बातें लिखी हैं सारी सही लिखी हैं कि ऐसे ऐसे होता रहा है तारीख के अंदर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जरूरत पहला इल्मी सवाल है, इल्मी सवाल कि जरूरत क्या है एक तीसरी पार्टी की। ये मैं तरीके साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, तरीके साहब वाले कहते हैं हमें माइनस करके बात हो रही है। ये एक इल्मी सवाल है कि वो जो सहाफ़ी जो पहले कहते थे, फिर रोना शुरू किया, फिर ऊंची ऊंची रोना शुरू किया, फिर जमीन पर लेट के रोना शुरू किया कि जी इमरान खान जो है ना वो वापस आना चाहिए और उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इमरान खान बहुत गलत आदमी है, बहुत करप्ट आदमी है, घड़ी ली थी, घड़ी वो नहीं किया, इद्दत में निकाह कर लिया। ये बात भी एक ही सांस में कहते हैं और दूसरे सांस में कहते हैं नहीं इसको वापस आना चाहिए। तो ये एक तालिब इल्म वाला सवाल है कि जरूरत क्या है निजाम के अंदर एक तीसरी पार्टी की, जब 2 पार्टियां बड़ी अच्छी पार्टियां मौजूद हैं, जबरदस्त कमाल की पार्टियां मौजूद हैं। सोहेल वड़ाइच साहब के साबका कालमों का हवाला देके बात कर रहा हूं कि शानदार पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। आप क्यों चाहते हैं एक तीसरी पार्टी आए? और इनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल ऐसे होता रहा है। मैं इसलिए ये बात इस नुक्ते पे जोर दे रहा हूं कि ऐसे लगता है कि शायद इस तरह की तहरीरों का एक मकसद है कि एक माहौल बनाया जाए एक खास मकसद के लिए कि किसी तरीके से अगर कोई मुज़ाहमत होनी है, एक इलेजिटिमेट रेजीम, एक रूल जनरल आसिम मुनीर का, तो उसको सब्दाइज, उसको कमजोर किया जाए, उसको वीक किया जाए। हालांकि वो गैर कानूनी रजीम है, बिल्कुल एक आर्मी चीफ का हक नहीं बनता कि वो मुल्क का बादशाह बन के बैठ जाए। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना, ये सादा सी बात है। और ये पूरा यकीन है कि जिन सोहेल वड़ाइच साहब को मैं जानता हूं वो इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की मुकम्मल तौर पे, मुकम्मल कब्जे वाली एक बादशाह के तौर पे हुकूमत है। और वो ये भी मानेंगे कि ये आईनी और कानूनी तौर पे गलत है, और वो ये भी मानेंगे कि इसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। मैं जानता हूं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई डिफरेंट बात करना चाह रहे हैं शायद, लेकिन इस तरह एक पार्टी को ये कायल करना कि आप माफी मांग लें, समझ नहीं आती कि फिर जरूरत क्या है। जब आप खुद कह रहे हैं बंदा भी बेअसूल है, एक बड़ा सादा सा सवाल है। आप बाहर आएं, बाहर आकर खामोश रहें और अगले इंतखाबात को ट्रांसपेरेंट होने के हवाले से जो है वो काम करें। बात अब ये है कि मकसद सारी बात का यही है कि अगर बाहर आए, नंबर 1 तो माफ़ी मांगें, सरेंडर करें, ताकि मतलब है कि लोगों को मैसेज जाए कि असल ताकत, इक़्तिदार, हुकूमत, पावर जो है अन्नदाता जो है वो फौज है, जनरल आसिम मुनीर है, नंबर 1। नंबर 2, खामोश रहें, असल पैगाम ये है। और तीसरी बात ये है, मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो असल नुक्ता है वो ये है कि जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर आसिम मुनीर साहब जड़े छड़ी रख के घर चले जाएंगे। ऐसे कभी कोई डिक्टेटर घर को नहीं जाता होता। आप ये वाली बात लिखना भूल गए, सारी तारीख की जो आपने रवानी से एक्सप्लेनेशन दी है उसके अंदर आप ये वाला नुक्ता हाईलाइट करना भूल गए हैं कि ऐसे कभी कोई डिक्टेटर अपने घर को नहीं जाता होता, डिक्टेटरों को घर भेजना पड़ता होता है अल्टीमेटली। तो जब इमरान खान इलेक्शन तक खामोश रहेंगे, अल्टीमेटली जब बोलेंगे दोबारा, तो क्या गारंटी है सोहेल वड़ाइच साहब आपकी कि उसी वक्त
यही फिरौन, यही यजीद उठाकर एक सियासतदान को दोबारा जेल में नहीं डालेंगे, 100% डालेंगे। द मोमेंट इमरान खान बोलेंगे डालेंगे, और दोबारा इसी सूरत हाल में लेकर आ जाएंगे। वो एक सियासी जमात है, आप एक सहाफी हैं, आपका काम तबदियत ऐसा करना है, मेरा काम तबदियत ऐसा करना है। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसे दे सकते हैं किसी को? हमें तो हमारे सहाफत के साथीदार ने यही सिखाया कि सहाफी का काम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देना नहीं होता, इंज कर लो तो इंज कर लो। मैंने पहले भी एक वाकया सुनाया, बड़े काबिल एहतराम है, मैं अब नाम नहीं लूंगा उनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रहनुमा पुराने बंदे हैं, तो मेरा उनसे हमेशा से एक अदब का ताल्लुक रहा। तो एक एक पीपल्स पार्टी के साहब थे जो कि बड़े मीडिया के खिलाफ और बहुत ज़्यादा जो है ना वो फजूलियात किया करते थे। इस्लामाबाद से ही हैं, वकील हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। तो उनका कोई जाली डिग्री वगैरह का मसला था। तो मैंने वैसे गपशप में उनको बात की ना, मतलब ये बड़ा क्लियर था कि वो मतलब टूवर्ड्स मीडिया, टूवर्ड्स द मीडिया हाउसेज बिल्कुल अनजस्टली वो मतलब एक्ट कर रहे थे वो साहब ना, मुसलसल मतलब गलत चीज़ कर रहे थे। तो ये नहीं कि मैं कोई किसी पर्सनल वेंडेटा पे, बिल्कुल एक असूल की बात के ऊपर मैंने, वो एक सीनियर सियासतदान है नून लीग के, तो मैंने उनको ये बात कही मेरी जब उनसे बात हुई किसी मौके पे, तो मैंने कहा कि यार ये बंदा जो है ये पता नहीं सेनेट का या कौन सा इलेक्शन लड़ रहा है, इसके ऊपर एतराज़ तो करें, इसकी तो डिग्री जाली है, तो आपको एतराज़ करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि गलत बंदा है, जाली बंदा, जाली बंदे नहीं आने चाहिए। तो मेरे से एक बड़ा प्यारा ताल्लुक था उनका, और हर तरह की चीज़ मेरे साथ वो शेयर करते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं मांगता था या कुछ चीज़ करता था, तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, मुझे कोई उस बात को बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पॉलिटिकल चीज़ है, एक सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मूव करे। डिग्री सही है या गलत है ये अलग मसला है, ये पॉलिटिशियंस का मसला है कि हमने करना है या नहीं करना, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी यंग हैं, आपने आगे जर्नलिज्म करनी है, तो ये असूली तौर पे गलत बात है कि आप इस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है वो बताएं। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज क्यों बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब ये कर ले तो इसको माफ़ी मिल जाएगी? माफी मिल जाएगी, किस चीज की माफी मिल जाएगी? माफी मिलके उसी निजाम का हिस्सा बन जाएंगे। कल तमाम पाकिस्तान के तजदिया नगारों ने यह बात कही है कि जो आपने कॉलम में कोट किया उनको कि माफी सिर्फ उस सूरत में मिलेगी। कल तो कुछ शक थी ना कि जी बाद लोग ये भी कह रहे थे उन्होंने तो नाम नहीं लिया इमरान खान का, ये लोग खुद ही कह रहे हैं, तो आज आपने खुद लिख दिया इमरान खान का। तब जरा किसी हवाले से आप कल के कॉलम में इमरान खान की ही बात कर रहे थे ना, शैतान वाली भी, अल्लाह ताला वाली भी, और आप कह रहे थे कि जो उस सूरत में माफ़ी मतलब मसालियत हो सकती है कि जब वो माफ़ी मांग लें। आज आपने खुल के लिख दिया कि माफ़ी मांग लें, तो आप खुल के बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई अदालती निज़ाम नहीं है। कल ये बात पाकिस्तान के तमाम तजज़िया नगारों ने, यही जिनको आप वीलॉगर या यूट्यूबर कहते हैं, सब ने भी ये बात कही, और क्योंकि अंधे को भी नजर आ रही है ये बात, पूरी आवाम समझ रही है कि फौज का जो अंदाता है, जो काबिज है, जबरदस्ती हुक्मरानी लेकर बैठा हुआ है जनरल आसिम मुनीर, वो आपको ये कह रहा है कि ये सारी अदालतें, लोअर कोर्ट्स नहीं, तमाम हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो जाली चीफ जस्टिस अफरीदी वगैरह बैठाए हुए हैं, कि सारे मेरे जो हैं वो कुटपुतलियां हैं, मैं इनको नचा रहा हूं, और मैं जब मेरे से माफी मांग ली जाएगी तो ये सब कुटपुतलियां जो हैं ये फिर से रक्सा होंगी, और ये माफियां और ये जमानतें और ये सब कुछ मिल जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना, आज भी आपने यही कहा। कुछ सोचा आपने आप मुल्क को किस तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं? 35, 40, 45 साल सहाफती तजर्बे के बाद इसी मकसद के लिए ये सारा आपने तजर्बा हासिल किया था, ये लिखने के लिए, ये दिन लाने के लिए कि अल्टीमेटली आप ये बात करेंगे कि जो कुटपुतलियों का अदालती निज़ाम चल रहा है, आप मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि सब कुटपुतलियां आसिम मुनीर के खींचने पे जज जो हैं वो जो भी वो करते हैं वो उसके कहने पे कर रहे होते हैं। इसी निज़ाम का हिस्सा आप इमरान खान को बनाना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट नहीं करता, और आप यकीन माने जो बातें आपने इमरान खान के बारे में बाकी लिखी है, बहुत सारी बातों से मेरा वैसे आपसे इत्तेफाक है। मैं तो उसी बुनियादी सवाल पे खड़ा हूं कि आपको जरूरत क्या है एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की? दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो डिलीवर करेंगी, आपस में इलेक्शन लड़ेंगी, इक़्तिदार बांट के वो करेंगी। अगर फर्ज करें अगर आपका इल्जाम भी दुरुस्त मान लिया जाए, कुछ लोग इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में कोई बात भी ना करे? कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वो तो बेचारे एहतजाज भी करते हैं, तो कितना एहतजाज कर लेते हैं, आपके सामने है ना एहतजाज के साथ क्या किया जाता है।
या इससे पहले क्या किया जाता था? कोई मतलब यही रवैया इख्तियार किया ना इस रियासत ने एहतजाज करने वालों के साथ। किस तरह पीपल्स पार्टी के जब एहतजाज होते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ऑनवर्ड जो MRD की तहरीक थी, किस तरह कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को फांसियों पे लटकाया गया, किस तरीके से बाकी जो बाद में पॉलिटिकल किसी जगह पे कोशिश की भी गई किसी तरफ से, तो किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया रियासत की तरफ से। ये लोग जो है ये ज़रा बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में रियासत को ऑपरेशन करना पड़ रहा है, नंबर्स बड़े हैं, तो वो बात खुल के ज़्यादा सामने आ रही है। तो बात यह है कि अगर ये उस गंदे गले सड़े निज़ाम के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इसको तो आपको अप्रिशिएट कर देना चाहिए कि चले कोई बंदा तो है जो इस गंदे तबाह होते हुए निज़ाम के खिलाफ कोई आवाज तो खड़ी कर रहा है। यजीद के सामने उसके गलत को गलत तो कह रहा है। कोई नहीं क्या चाह रहा यहां पे कि इमरान खान को कोई मार दे या वो कर दे, किसी का कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माजी में गलतियां की होंगी, माजी में गलत तबसरे किए होंगे, यकीनी तौर पे आप भी शर्मिंदा हुए होंगे जब आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे सहाफ़ी आपके जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की खुदाई के बारे में लिखे गए कालम जो थे उस वक्त के वो पे कर रहे हैं। तो आपको भी एहसास हुआ होगा शायद कि आपने उस वक्त गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, आपके जहन में कोई गलत बात थी, तो शायद आपको भी थोड़ा सा एहसास हुआ हो। जो बाकी यूट्यूबर्स के बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि वो PTI का नैरेटिव बयान या लोगों को जज्बात इश्तियाल दिला रहे हैं, उनका हक बनता है कॉमेंट करना। अगर उन्होंने मादी में कोई गलत बात की थी तो गलत इंसान करता है। आज के दिन वो ये बात कर रहे हैं, अगर वो असूल की बात है, अगर वो आइन की सरबुलंदी की बात है, मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। 78 सालों से इस तरह से ही चल रहा है। उसी दिन आगे चलेगा जब आइन और कानून की सरबुलंदी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, और हो सकता है बिल्कुल फेल साहब होगा, आप देखिएगा मेरे आपकी जिंदगियों में इंशाल्लाह होगा। और आप सोने की कानें निकाल दें, आप दूध की नहरें बहा दें, धड़ाम से सारा मुल्क नीचे गिरेगा। सिर्फ रूल ऑफ लॉ, सिर्फ रूल ऑफ लॉ। बड़े बड़े मुल्क हैं जिनके पास बड़े बड़े ज़खायर, बड़े बड़े वसाइल हैं, कुछ भी नहीं है, मुल्क है ही नहीं, गवर्नेंस है ही नहीं, कोई कौमों की में उनका कोई मुकाम नहीं है, वो आगे चल ही नहीं सकते, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ रूल ऑफ लॉ जो है आपके कानून के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि जो सिविलियन इलेक्टेड जो लीडर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक आर्मी चीफ सबॉर्डिनेट टू द सिविलियन अथॉरिटी नहीं होगा, मुल्क नहीं आगे चल सकता। चाहे आप जो मर्जी मामला कर लें, जो मर्जी आप गुल खिला लें, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो ये जितनी बातें भी आपने लिखी हैं, इसका मकसद यही नजर आता है कि जो इक्तदार है आसिम मुनीर का, उसको दबाम बख्शने के लिए कोशिश की जाए, और अगर कोई रुकावटें जहन में आ रही हैं जो पॉसिबली हो सकती हैं, उनको वो किया जाए। और अपनी बात करते हुए आप दूसरे सारों को समझते हैं सारे बेवकूफ ने, इन्होंने किसी गल का पता ही नहीं है। खैर नाज़रीन, ये चंद मारूजात थी उस माहौल के हवाले में जो पाकिस्तान में क्रिएट हो चुका है। आप अपनी राय भी दें, इसके ऊपर बात होती रही।